Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 web application code 803. So in this video we are going to cover chapter 2 JavaScript in form of one shot. इससे पहले हमने JavaScript का एक रिवीजन किया था जहां पर क्लास 11 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे. सो यहाँ पर हम क्लास 12 का JavaScript कवर करने वाले हैं एंड इसे हम वन शॉट में कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. So here we are going to discuss different topics: functions, objects, strings, string methods, arrays, array methods, math methods, and event handling in JavaScript. So let us start with the first topic. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फंक्शंस. अब सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शन है क्या. तो सपोज करते हैं कि मैंने आपको कहा है कि हमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेड चाहिए होंगे और फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको एरिया मिल पाए, राइट. बट अब मैंने आपसे कहा है कि ये ऑपरेशन आपको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है. तो क्या आप बार बार सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते रहेंगे? नहीं, उसकी नीड नहीं है. इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो फंक्शन क्या है? बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, एक ब्लॉक होता है जहां पर हम स्टेटमेंट्स पहले ही लिख देंगे, पैरामीटर पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे. तो जब हमें एक्चुअली उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है तो हम सिंपली इस फंक्शन को कॉल करते हैं. तो वहां पर बार बार हमें स्टेटमेंट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, तो जैसे अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया कि हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा फंक्शन कीवर्ड. इसके बाद जो फंक्शन का नेम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे. देन पैरेंथेसिस में यहाँ पर पैरामीटर्स मेंशन किए जाते हैं. पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली वो वैल्यूज जिसके ऊपर या फिर जिस पर बेस्ड हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले लेंथ एंड सेकेंड ब्रेथ, राइट. तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स है. सो ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है कि हमें वहां पर कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे. अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर हमें वो कोड लिखना है, मतलब वो स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो एक्चुअली हमें इस फंक्शन में एग्जीक्यूट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हमने लेंथ और ब्रेथ दिए हैं तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, सो हमने यहाँ पर फंक्शन क्यों लिखा है? ताकि जब हम मल्टीपल टाइम्स सेम कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमें बार बार कोड ना लिखना हो. इंस्टेड हम सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे. ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल. सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग के साथ स्टार्ट करेंगे. अब देखिए, जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमें कौन सा सिंटेक्स अप्लाई करना है. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है और जो एडिशन है वही हमें रिटर्न में देना है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन लिखने का सिंटेक्स फॉलो करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, देन यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का नेम. अब यहाँ पर कोई भी वैलिड नेम लिख सकते हैं. ठीक है, वैलिड नेम क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस में हमें मेंशन करने हैं पैरामीटर. मैंने आपको बताया था पैरामीटर वो वैल्यूज हैं जो हमें रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए. तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो एक्चुअल में आपको 2 नंबर्स ही तो चाहिए. और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 3 नंबर्स को ऐड करना है तो मुझे 3 नंबर्स चाहिए. ठीक है, तो उस केस में 3 पैरामीटर हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमें 2 नंबर्स चाहिए इसलिए हमने 2 पैरामीटर लिखे हैं, ए एंड बी. ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे. अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हुए हमें वो स्टेटमेंट लिखने हैं जो इस फंक्शन में एग्जीक्यूट होने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. सो वी विल राइट ए प्लस बी. और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी वो हमें रिटर्न करनी होगी कॉलिंग फंक्शन को. मतलब जो इसे कॉल कर रहा था, इस फंक्शन को जो कॉल कर रहा था हमें उसे ये वैल्यू रिटर्न करनी होगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है रिटर्न कीवर्ड. इसके बाद सेमीकोलन स्पेसिफाई करेंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे. देन फाइनली यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे. ओके,
सो नाउ लेट अस लर्न हाउ टू नेम अ फंक्शन मीन्स हमें कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई फंक्शन नेम लिखेंगे तो उसे अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट करेंगे एंड जनरली हम ऐसा नेम रखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, इसका क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है ऐड नंबर्स तो हमें क्लियरली नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, देन अगर हमें कोई भी फंक्शन नेम लिखना है तो वहां पर हम स्पेस यूज नहीं करते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे ये इनवैलिड फंक्शन नेम में आप देख सकते हैं चेंज केस, यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, सो ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है। वेयर एज यहाँ पर जो दूसरा नेम है ये भी इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर हमने एक अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं किया है। हमें कोई भी फंक्शन नेम स्टार्ट करना है तो वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट करेंगे। एंड किसी भी रिजर्व्ड कीवर्ड को हम फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमने फंक्शन कीवर्ड पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि हम फंक्शन का नेम भी फंक्शन ही रख देंगे, क्योंकि फंक्शन अपने आप में एक कीवर्ड है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं उसे भी आप फंक्शन के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही डिफाइंड हैं। मतलब हमने इन्हें नहीं बनाया है, हमने इनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ये पहले से ही बने हुए हैं, हम डायरेक्टली इन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं जब हमें यूजर इनपुट एक्सेप्ट करना है स्ट्रिंग टाइप में। देन पार्सइंट ये हम तब यूज करते हैं जब गिवन वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है। देन पार्स फ्लोट ये तब यूज करेंगे जब गिवन वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना है। देन इज एन एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो बेसिकली अगर हमें कोई वैल्यू प्रोवाइडेड है, सपोज करते हैं हमें वैल्यू गिवन है ए बी सी डी, तो अगर हम इस पर ये फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं ए बी सी डी वैल्यू पर, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कोई भी नंबर नहीं है, तो इस केस में हमें आंसर ट्रू मिलेगा क्योंकि वहां पर कोई नंबर नहीं है। और यही हमसे इस फंक्शन में कहा जा रहा है कि कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो उस केस में हमें आंसर ट्रू मिलेगा। वेयर एज अगर उसमें नंबर होगा, लाइक अगर हम वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3, तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर है। वेयर एज इस फंक्शन में हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर नंबर नहीं होना चाहिए। इस एन में अगर कोई नंबर है तो हमें फॉल्स मिलता है, अदरवाइज हमें ट्रू मिलता है। ओके, इसके बाद अलर्ट फंक्शन ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई अलर्ट दिखाना है, मतलब कोई डेटा या मैसेज एक बॉक्स के फॉर्मेट में दिख जाता है एज एन अलर्ट, विंडो पर हमें शो हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स ऐसे फंक्शन जो यूजर बनाते हैं। जब हमने बिल्ट इन फंक्शन की बात की तो वो हमें नहीं बनाने, हम डायरेक्टली उन्हें यूज कर सकते हैं। वेयर एज जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो पहले हमें बनाने होंगे, क्रिएट करने होंगे, और तब हम इसे यूज कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सिंटेक्स हमें फॉलो करना है ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था हमें फंक्शन कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन नेम, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस। और ये ऑप्शनल होती है, मतलब अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो उस केस में आपको ये पैरेंथेसिस एम्प्टी रखने हैं। ओके, और अगर है तो कॉमा लगाकर पैरामीटर्स लिखने हैं। ओके, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमें वो स्टेटमेंट लिखनी है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पर हम पहले कोड लिख सकते हैं और फिर रिटर्न स्टेटमेंट। और अगर सिंपली एक ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो वो डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट में आ जाती है। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि हमें a प्लस बी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो भी हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, लेट अस सपोज सी, तो वो आंसर हम रिटर्न करने वाले हैं। जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम रिटर्न करने वाले हैं। इसके लिए हमें ये रिटर्न कीवर्ड स्पेसिफाई करना होगा और ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमें इस फंक्शन को इन्वोक मींस कॉल भी करना होगा। तो बेसिकली जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ आपने डिफाइन किया है कि आपको एक्चुअली उस फंक्शन में कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं वहां पर। बट इसके बाद आपको ये भी बताना होगा जब आप उस फंक्शन को इन्वोक करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज के साथ इस फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सेपरेटली एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, जहां पर हम फंक्शन नेम लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस में हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली वो वैल्यू हैं जो कॉपी की जाएंगी पैरामीटर्स में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कि पैरामीटर्स है ए एंड बी,
ठीक है। और यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं 1 एंड 2, तो जो 1 है वो a में कॉपी हो जाएगा और जो 2 है वो b में कॉपी हो जाएगा। ठीक है। और फिर a प्लस b कैसे कैलकुलेट होगा, 1 प्लस 2, इस तरह से। ठीक है। सो हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पर हम शो यूजर फंक्शन बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें जो नेम मिलेगा हम उसे प्रिंट करेंगे आउटपुट में। ओके। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि हमें फंक्शन लिखना है तो हम स्क्रिप्ट टैग के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कमेंट लिखा है। सबसे पहले कमेंट्स एक्चुअल कोड का पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं। ओके। इसके बाद अब क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें सिंटेक्स पता होना चाहिए। ठीक है। फंक्शन का लिखने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, देन यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, शो यूजर। ये वही नेम है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप वो नेम अपने आप से चूज नहीं करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। अगर नहीं गिवन उस केस में आप चूज कर सकते हैं वैलिड नेम। ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस में हमें पैरामीटर प्रोवाइड करना है। सो पैरामीटर क्या है, जो यूजर नेम है वही पैरामीटर है। सो यूजर नेम यहाँ पर एज अ पैरामीटर यूज किया है। इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें वो स्टेटमेंट लिखने हैं जो एग्जीक्यूट होंगे। सो बेसिकली हमें ये स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करना है। ठीक है। सो इसलिए हमने यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद हम ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या आउटपुट में चाहिए। तो यूजर ये हमें एज इट इज आउटपुट में लिखा हुआ चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमने इसे डबल कोट्स में रखा है। जो भी वैल्यू आपको एज इट इज प्रिंट करनी है आउटपुट में वो आप इस तरह से डबल कोट्स में मेंशन करते हैं। ओके। इसके बाद ये प्लस ऑपरेटर क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये कंकैटिनेशन या फिर जॉइनिंग के लिए यूज किया गया है। ओके। इसके बाद यूजर नेम ये वही पैरामीटर है, तो बेसिकली जो भी पैरामीटर में वैल्यू दी जाएगी वो यहाँ पर रख दी जाएगी। ठीक है। अब जब हमने ये फंक्शन लिख दिया है, अब यहाँ पर सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट को एंड करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन तो डिफाइन कर दिया बट उसको कॉल करना, इन्वोक करना वो अलग बात है। तो अब हमें इस फंक्शन को यूज करने के लिए उसे कॉल करना होगा। ओके। सो इसके लिए हमने लिखा है शो यूजर, मतलब सबसे पहले फंक्शन का नेम, फिर हमें ब्रैकेट में वो वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, मतलब आर्ग्यूमेंट जो एक्चुअली पैरामीटर में कॉपी की जाएगी। तो पैरामीटर क्या है, यूजर नेम, और ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली इस वैल्यू को डबल कोट्स में लिख देंगे। ओके। सो अब ये वैल्यू क्योंकि हमने ये पैरामीटर की आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड की है तो अब डायरेक्टली ये यूजर नेम में कॉपी हो गई है और यहाँ पर यूजर के साथ ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यूजर, फिर कॉलन हमने यहाँ पर भी मेंशन किया था, यहाँ पर भी है, स्पेस लिखा था वो भी यहाँ पर है, फिर राहुल कुमार, ये हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दी है इसलिए ये एज इट इज प्रिंट हो गया है। इज इट क्लियर। इन्वोकिंग और कॉलिंग द फंक्शन। सो जब हम कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं उसे यूज करने के लिए हमें उसे कॉल या इन्वोक करना होगा। तो कॉल या इन्वोक करने का मतलब है कि हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है, मींस अब उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। जो वहां पर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अगर हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो प्रोग्राम कंट्रोल चला जाता है इस फंक्शन के पास, तो अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं जैसे रिटर्न या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। ओके। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें फंक्शन को डिफाइन करना होगा और जब हमने डिफाइन कर दिया है उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें डायरेक्टली हमें ये चीज प्रिंट करनी है। अब यहाँ पर एज सच हमें किसी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली हमें ये वैल्यू आउटपुट में चाहिए। मतलब यहाँ पर हमने कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर पैरामीटर की लिस्ट हमने प्रोवाइड नहीं की। ओके। डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, जब हमें इसे फंक्शन को कॉल करना है तो डायरेक्टली हम इस फंक्शन का नेम यूज करेंगे और क्योंकि पैरामीटर नहीं है तो आर्ग्यूमेंट भी नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर पैरेंथेसिस को एम्प्टी लीव करेंगे। ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। तो अब हमें आउटपुट में मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई थी वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ओके।
यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न इन अ फंक्शन। सो बेसिकली जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हमने फंक्शन को कॉल किया, अब जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो फंक्शन के पास चला गया, तो अब जो फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट होगी वो फाइनल वैल्यू हमें रिटर्न करनी होगी कॉलर को। सो इसलिए यहाँ पर हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड। सो रिटर्न कीवर्ड यूज करने का यही सिग्निफिकेंस है, ताकि जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम रिटर्न कर पाए। सो रिटर्न वैल्यू को हम कहीं स्टोर भी कर सकते हैं, लाइक सपोज करते हैं कि हमें दो वैल्यूज को ऐड करने के बाद एक वैल्यू मिली है डी, तो अब इस डी वैल्यू को हमें कहीं पर स्टोर करना होगा, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से एक फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। बट अब ये जो वैल्यू है, अब क्योंकि ये तो हमें एक वैल्यू देने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हमें वैल्यू मिलने वाली है हम उसको एक्स वाई जी इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, देन जब हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है आउटपुट में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक्स वाई जी को प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हम एक्स वाई जी में स्टोर नहीं कर रहे हैं ऐसी कोई वैल्यू, तो डायरेक्टली हम इस तरह की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर ब्रैकेट में हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये हमें दो वेज दिखाए गए हैं कि हमें कौन सा प्रेफर करना है, वो हमारी चॉइस है। पहला है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के साथ, तो जो भी वैल्यू रिटर्न में मिलेगी वो हम असाइन कर देंगे एक्स वाई जी को। बट वेयर एज ये जो दूसरा मेथड है, हमारे पास दूसरा वे है, इसमें हमने एक कोई वेरिएबल यूज नहीं किया, इंस्टेड हमने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसी में हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो इसलिए जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, नाउ हेयर इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं माई जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। सो सबसे पहले हम फंक्शन जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन का नेम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब पैरामीटर में हमें क्या रखना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में बताया गया है टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पर हमें एक इंटीजर पैरामीटर रखना है। सो हमने चूज किया है नम, ये एक इंटीजर पैरामीटर है। इफ आर्ग्यूमेंट इज लेस देन जीरो इट रिटर्न्स नंबर इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो आर्ग्यूमेंट मतलब जो वैल्यू हम देंगे पैरामीटर के लिए, अगर वो कम है जीरो से तो नंबर नेगेटिव है, अदरवाइज वो पॉजिटिव है। सो ये चीज हमें अब कोड की फॉर्म में लिखनी है, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक कंडीशन मेंशन करेंगे। सबसे पहले इफ कीवर्ड के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है। सो कंडीशन इज नम लेस देन जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, नंबर इज नेगेटिव। सो ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न में मिल जाएगी अगर नंबर जीरो से कम है। वेयर एज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इंस्टेड हम चले जाएंगे एल्स के स्टेटमेंट पर। सो यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी नंबर इज पॉजिटिव। सो अगर यहाँ पर नंबर लेस देन जीरो है तो नंबर इज नेगेटिव प्रिंट हमें रिटर्न में मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो हमें मिल जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करने के लिए जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं वही हमें यहाँ पर यूज करना होगा। सो हम यहाँ पर माई जावास्क्रिप्ट फंक्शन को 5 ये आर्ग्यूमेंट है इस वैल्यू के साथ कॉल कर रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें इसके थ्रू मिलने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, तो अब वो वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, तो डायरेक्टली या तो हम उसे आउटपुट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमें उसे एक वेरिएबल असाइन करना होगा। सो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, और इस रिजल्ट में हम उसकी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ओके, सो इसके बाद जब हमें इसे प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली आउटपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें लिख देंगे वेरिएबल का नेम। ठीक है, और अगर हमें ये दो स्टेटमेंट्स अलग अलग नहीं लिखने हैं तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर ब्रैकेट में हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि हमें बार बार दो स्टेटमेंट्स लिखने की नीड नहीं है। हाउएवर वो बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, इसलिए हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ओके, सो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे सो हमें इसका आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा, नंबर इज पॉजिटिव। एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्वोकिंग अ फंक्शन एंड रिटर्न वैल्यू, ये क्यों लिखा हुआ है आउटपुट में, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडिंग दी है। यहाँ पर देख सकते हैं H3 यूज किया है हमने, H3 टैग, एंड ये हेडिंग के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर ये एक हेडिंग की तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हुआ है। ओके,
नाउ व्हाट इफ वी हैव टू कॉल द फंक्शन मेनी टाइम्स, मीन्स हम एक से ज़्यादा टाइम भी फंक्शन को कॉल या इन्वोक कर सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड। यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं एक्स एंड वाई, और फिर हमने यहाँ पर बताया है कि हमें एक्चुअली ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। सो हमें एक्स और वाई को ऐड करना है, और ये वैल्यू हमने एक वेरिएबल को असाइन की, और फिर ये जो वेरिएबल है यही हमें रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू देना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें जो वैल्यू रिटर्न में मिल रही है वो दोनों नंबर्स का एडिशन होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसे जब हम डिफरेंट टाइम्स कॉल कर रहे हैं तो हम किस तरह से इसे कॉल कर सकते हैं और हमें कैसा आउटपुट मिलेगा। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट यूज की है, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। सो यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए 12 एंड 13। सो यहाँ पर x को मिल जाएगी 13 वैल्यू और y को मिल जाएगी, सॉरी, x को मिल जाएगी 12 वैल्यू और y को मिल जाएगी 13 वैल्यू। सो यहाँ पर जो हमें रिटर्न में वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, x प्लस वाई, मीन्स यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 25। ठीक है, सो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 25। इसके बाद हमने ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया है, बट इस बार हमने कोई पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए। मतलब पैरामीटर हमने फंक्शन में तो डिफाइन किए थे, बट हमने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो इस केस में हमें क्या आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने तो बताया है कि रिटर्न में हमें x प्लस वाई देना है, बट जब x और y की वैल्यू ही नहीं है तो हम ऐड करेंगे क्या। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा NaN। NaN का मतलब मैंने आपको बताया था, नॉट अ नंबर, क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है तो उस पर हम कोई ऑपरेशन जैसे एडिशन भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद फिर से ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी है, और अब हम तीसरी बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ऐड फंक्शन के लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, बट अगर आप फंक्शन को देखेंगे जहाँ पर हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर तो सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, बट यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर्स दिए हैं, 2, 3 एंड 4। तो अब क्या होगा, तो अब हम कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बस ये बताया गया x प्लस वाई, बट जो थर्ड नंबर हमने दे दिया है उसके साथ क्या करना है, तो उसको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि वो पैरामीटर है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें आंसर सिर्फ 5 मिलेगा, और 4 को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा। और 4 को ही इग्नोर क्यों किया है, क्योंकि वो लास्ट पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद दोबारा हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने अगेन फंक्शन को कॉल किया है 12.5 13.5 इन दोनों वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा दोनों का x प्लस वाई, एंड यहाँ पर आंसर मिलेगा 26। सो कुछ इस तरह का आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले 25 मिला है क्योंकि सबसे पहले हमने 12 एंड 13 को ऐड किया था। इसके बाद NaN मिला है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं की थी। फिर 2, 3, 4 प्रोवाइड किए, जहाँ पर 4 को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 मिल जाएगा। और लास्ट में 12.5 प्लस 13.5 का आंसर मिलेगा 26। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑब्जेक्ट के पास होते हैं प्रॉपर्टीज जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, और मेथड्स जिसमें हम फंक्शंस बनाते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट है कार। तो अगर यहाँ पर कार की प्रॉपर्टीज की बात की जाएंगी तो उसका कलर है, लाइक कोई भी कलर हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्लैक, एनी। देन शेप, उसकी कैसी शेप है, लाइक स्पोर्ट्स कार। देन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक, कौन सा टाइप है उसका, वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। सो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हम उसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज बताते हैं। एंड देन मेथड, सो मेथड में हम फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर कार की बात कर रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, स्टार्ट, एक्सेलरेट, स्टॉप, इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। कॉलन, अब देखिए हमने डिस्कस किया कि हम ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट में हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। सो प्रॉपर्टीज में नेम एंड वैल्यू पेयर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा था, कार ऑब्जेक्ट थी। सो यहाँ पर हमने जब प्रॉपर्टीज की बात की तो यहाँ पर ये नेम है और ये वैल्यू है, ये नेम है और ये वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास नेम वैल्यू पेयर्स होते हैं प्रॉपर्टीज में। एंड देन जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। ओके, सो जब हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया है तो अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, एंड इसके लिए हमें ये डॉट नोटेशन यूज करना होगा। मीन्स सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन प्रॉपर्टी नेम। सो
हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार डॉट कलर, कार डॉट शेप, इस तरह से। एक्सेस करने के लिए तो हमें सिर्फ डॉट नोटेशन यूज करना है इस तरह से। बट अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करनी है, उसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम डॉट देन प्रॉपर्टी नेम। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि डॉट नोटेशन की हेल्प से हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, तो जब हमने एक्सेस कर लिया अब हम इसकी वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर शेप की वैल्यू असाइन की है, हमने लिखा है कार डॉट शेप इज इक्वल टू सिडान। एंड क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए हमने इसको डबल कोट्स में मेंशन किया है। ओके, देन अगर हमें कोई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से रिमूव करनी है तो डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिलीट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट प्रॉपर्टी नेम। इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। नाउ वी हैव टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे where कीवर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करना, इंस्टेड हमें उसकी वैल्यूज भी देनी है। क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है तो इसलिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, जो हमने पहले स्टेटमेंट देखी थी वहां पर हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी इसलिए हमने उस तरह से मेंशन किया था। बट अगर आप वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट्स में लिखनी है, और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है 30 इस तरह से तो ये बिना कोट्स के लिखी जाएगी। एक पूरी वैल्यू लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। हाउएवर लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि ये लास्ट वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है तो इसके बाद डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट आएगा, ये कॉमा की नीड नहीं है क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। ओके, देन यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब आउटपुट स्टेटमेंट में हमें यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट की हेल्प से नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। हमने यहाँ पर लिखा है पर्सन डॉट नेम। इस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाएंगे, ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद ब्रेक टैग यूज करेंगे। देन अगेन हमें एक और आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी है जिससे हम एज प्रिंट कर पाए। इसके लिए हमने लिखा है पर्सन डॉट एज। अगेन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एज प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, और इसके बाद अगेन ब्रेक टैग। यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आउटपुट मिलेगा जो वैल्यू है प्रिया, और फिर इसके बाद एज मिलेगी 30। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जिससे हम टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग में किसी भी तरह के कैरेक्टर्स दे सकते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या फिर बाकी कैरेक्टर्स और स्पेस। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम जो भी वैल्यू देंगे वो सिंगल या डबल कोट्स में लिखनी है। यहाँ पर अब हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपको कोई भी स्ट्रिंग गिवन होगी तो आपको उसका इंडेक्स कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये इंडेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, और अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये -1 से स्टार्ट होता है। ये राइट टू लेफ्ट काउंट किया जाएगा। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर एक स्पेस भी है। तो जब हम पॉजिटिव इंडेक्स असाइन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए इंडेक्स होगा 0। इसी तरह से 0 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस होगा उसे भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो जो आप डबल कोट्स में स्पेस मेंशन करते हैं उसको भी इंडेक्स असाइन किया जाता है। देन 6 7 8 9 10 ये थे पॉजिटिव इंडेक्स। अब जब नेगेटिव इंडेक्स की बात की जाएगी तो ये लेफ्ट टू राइट होंगे और -1 से स्टार्ट होंगे। -1 -2 -3 इस तरह से -11 तक ये इंडेक्स जाएगा। ओके, स्ट्रिंग को हम सिर्फ डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट नहीं करते हैं, इंस्टेड ये जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं, उसी तरह से स्ट्रिंग के पास भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड होते हैं। यहाँ पर हमें सिलेबस में सिर्फ लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। लेंथ, हम लेंथ प्रॉपर्टी से क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। लेंथ हमें बताती है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम स्पेस को भी काउंट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हमें लेंथ देखनी है इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले ये स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे वेरिएबल। सबसे पहले हमने लिखा है वैर कीवर्ड, इसके बाद स्ट्रिंग का नेम है str, देन
असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और डबल कोट्स में यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग की वैल्यू डबल कोट्स में लिखनी है, ओके, सिंगल और डबल कोट्स। देन सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू जो आएगी ये हम एक वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, इसलिए हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है लेंथ। देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसको हमने स्पेसिफाई किया है प्रॉपर्टी की हेल्प से, str.length। str. क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, तो जब हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं str, तो इसकी हेल्प से हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए हमने लिखा है str.length। देन सेमीकोलन। सो इस मेथड, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए ये हमने डबल कोट्स में लिखा है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। और ये यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर एक्चुअल लेंथ की वैल्यू प्रिंट करनी है। हमने इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखा, क्योंकि ये हमें एज इट इज प्रिंट नहीं करना, इंस्टेड हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और यहाँ पर आप स्पेस को भी काउंट करते हैं, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 11। देन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें लेंथ को यूज करते हुए एंड यहाँ पर फॉर लूप का भी यूज करना है। इसकी हेल्प से हमें स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमें लेंथ को यूज करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख देंगे एंड यहाँ पर हमें सेमीकोलन भी लगाना है। इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक str वेरिएबल डिफाइन किया है और एक लेन वेरिएबल, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल में किया था। देन यहाँ पर हम एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। अब फॉर लूप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब फॉर लूप को स्टार्ट किया जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू होगी उसके साथ लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू लेंथ से कम होनी चाहिए। लेंथ क्या है 11 एंड शुरू में हमारी वैल्यू क्या है 0। 0 इज लेस देन 11 विच इज ट्रू। इसलिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे विद वैल्यू 0। यहाँ पर हमें क्योंकि इंडेक्स इंडिकेट करना होगा कि हमें कौन से इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो इंडेक्स को हम कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। तो अगर इंडेक्स 0 है तो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा और इसके पहले जो हमारी स्ट्रिंग का नेम है str, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमें इस स्ट्रिंग का जो 0 इंडेक्स पर कैरेक्टर है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। एंड क्योंकि हमने आउटपुट स्टेटमेंट यूज की है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये हमें आउटपुट में दिख जाएगा h, ठीक है। ये 0 इंडेक्स पर था। इसके बाद हमने ब्रेक यूज किया है। अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब जब हम वापस लूप में जाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर इस सिंबल का मतलब है इंक्रीमेंट, मतलब वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, 0 थी तो वो 1 बन जाएगी। अब हम 1 को कंपेयर करेंगे। 1 को कंपेयर करेंगे 1 लेस देन 11, बिल्कुल ये कंडीशन भी ट्रू है। जो 1 इंडेक्स पर है वो एलिमेंट भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जो हर एक इंडेक्स है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। और कब तक होता रहेगा, जब तक ये इंडेक्स 10 रहेगा, क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन ट्रू रहेगी, लास्ट कंडीशन। और फिर इसके बाद जब ये कंडीशन आएगी तो ये फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 11 11 से कम नहीं है, 11 11 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमें ये भी पता है कि जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो 0 से शुरू होगा और जो लेंथ है वो तो 11 है। और 11 क्यों है, क्योंकि हमने लेंथ 1 से काउंट किया है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब आपसे लेंथ पूछी जाती है तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं, और इसलिए यहाँ पर हमने बताया है कि लेंथ है 11। वेयर एज अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स होगा स्टार्ट 0 से और जाएगा 10 तक, ठीक है। तब जाके ये टोटल 11 कैरेक्टर्स बनते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 0 से लेकर लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या होगा 10। जब ये कंडीशन आएगी तो हम इस कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे और फिर इसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग मेथड्स। हमें यहाँ पर सबसे पहले स्लाइस मेथड के बारे में पढ़ना है। स्लाइस मेथड की हेल्प से हम एक स्ट्रिंग के एक पार्ट को रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करनी है। स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और इसके बीच में एक स्पेस भी है। यहाँ पर हमें इंडेक्स लिखना होगा एज आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर सबसे पहले हम
टेक्स्ट डॉट स्लाइस लिखेंगे, मीन्स इसकी हेल्प से हम स्लाइस मेथड को कॉल कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमें वैल्यूज देनी है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं 6 एंड 10। सो यहाँ पर हम दो इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, बट जो एंड इंडेक्स है वो काउंट नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता है। सो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, सो ये 6 पर डब्ल्यू आ रहा है, इसके बाद 7 8 9 10, तो 10 पर डी आ रहा है, बट हम एंड इंडेक्स को काउंट नहीं करते हैं। सो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, WORL, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आउटपुट में मिलेगा। डी क्यों नहीं मिला है, क्योंकि एंड इंडेक्स को काउंट नहीं किया जाता। ओके, देन स्लाइस -x -y, मतलब हम यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स भी ले सकते हैं। सो नेगेटिव इंडेक्स कैसे काउंट करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसमें अगर हम रिवर्स ऑर्डर में मतलब नेगेटिव इंडेक्स को काउंट करते हैं, सो ये होगा -1, देन -2 पर आएगा L, इसके बाद -3 -4 एंड -5, सो -5 पर आएगा W। सो यहाँ पर हमें गिवन है -5 -2। सो अगेन यहाँ पर भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा, ये है स्टार्ट इंडेक्स और ये है एंड इंडेक्स। सो एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, WOR, सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा। ठीक है, L इसलिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि वो एंड इंडेक्स पर था। ओके, सो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, देन ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडेक्स प्रोवाइड करें। सो अगर हम एक ही इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, सो उस इंडेक्स से जो हमने प्रोवाइड किया है उससे लेकर और एंड तक सभी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख दें स्लाइस 6, तो 6 से लेकर और एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे सभी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज सब स्ट्रिंग। सो यहाँ पर भी हमें इंडेक्स ही प्रोवाइड करने हैं और इसकी हेल्प से हमें सब स्ट्रिंग मिलेगी। बट यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि ये नेगेटिव इंडेक्स नहीं लेता है, यहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स नहीं रख सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमने टेक्स्ट पर जो हमने पहले से स्ट्रिंग डिफाइन की थी उसी पर अप्लाई किया है सब स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हमने वैल्यूज दी हैं 6 9, तो ये चीज़ यहाँ पर भी सेम रहेगी कि हमें एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है। सो जब हम 6 से लेकर 9 तक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर WOR सिर्फ इतना ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि 9th इंडेक्स पर मिलेगा हमें L, जो यहाँ पर प्रिंट नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया है। देन अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सो इस इंडेक्स से लेकर और एंड तक सभी कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। सो 6 से लेकर और एंड तक सभी यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। ओके, सो इस तरह से हमें जब सबस्ट्रिंग मेथड यूज करना है तो इससे जो हमें रिटर्न में सबस्ट्रिंग मिलती है वो इस इंडेक्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, अगर हम स्टार्ट एंड इन दोनों इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में एंड इंडेक्स को काउंट नहीं किया जाता है, और अगर हम सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस केस में जो वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी वो सिर्फ यहाँ पर शुरू जो स्टार्ट इंडेक्स है यहाँ से लेकर और एंड तक सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस। सो रिप्लेस एक अकरेंस को रिप्लेस करता है दूसरे कैरेक्टर या दूसरे वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर रिप्लेस करना है, सो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे स्ट्रिंग का नेम, देन डॉट, देन रिप्लेस। यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस में वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है सबसे पहले जिसको हमें रिप्लेस करना है, और ये कोट्स में प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर वो वैल्यू लिखेंगे कोट्स में जिससे रिप्लेस करना है। यहाँ पर हमें ओ को ए से रिप्लेस करना है, सो हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले ओ और फिर ए। सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, बट हमें आंसर में क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओ की जगह ए हो गया है, बट सिर्फ एक ही जगह हुआ है, जो फर्स्ट अकरेंस था सिर्फ वहां पर हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने रिप्लेस मेथड यूज किया, ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को ही चेंज करता है। ओके, वेयर एज अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सभी अकरेंसेस को चेंज किया जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिप्लेस ऑल। सो यहाँ पर अगर हमने रिप्लेस ऑल यूज किया है तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है रिप्लेस ऑल में एल को रिप्लेस करना है आर से। ठीक है, सो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जब हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे एल को आर से, और यहाँ पे हमने रिप्लेस ऑल यूज किया है, तो यहाँ पर जितने भी एल थे, सो यहाँ पर हेलो में भी थे और वर्ल्ड में भी थे, तो यहाँ पर वो सभी आर में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, एंड ये सभी जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते हैं। जो हमें इस पर्टिकुलर मेथड, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, हमें इस स्टेटमेंट का रिजल्ट यहाँ पर बताया गया
है। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये सिर्फ उसका आउटपुट है। ठीक है, ये एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करते। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मैच। सो इसमें हम मैच करते हैं कि जो हमें स्ट्रिंग गिवन है क्या ये एग्जैक्टली वही है या फिर डिफरेंट है। सो अगर एग्जैक्टली वही होगी सो उस केस में हमें यहाँ पर वही स्ट्रिंग लिखी हुई मिल जाती है। वेयर एज अगर नहीं होती है तो उस केस में हमें मिलता है नल। बट इन दोनों के लिए ही हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, आउटपुट स्टेटमेंट को यूज करना होगा ताकि हमें ये आउटपुट में शो हो पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्स्ट डॉट मैच। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमने दी है वर्ल्ड, सो यहाँ पर ये एग्जैक्टली उसी वैल्यू को कंपेयर करेगा, मीन्स केस भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हमें वो वैल्यू रिटर्न में मिल पाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट यूज की थी। अगर हम यूज नहीं करते तो हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें आउटपुट स्टेटमेंट में ये मेथड लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने आउटपुट स्टेटमेंट में एक और मेथड लिखा है टेक्स्ट डॉट मैच, बट इस बार जो वर्ल्ड है इसका डब्लू हमने स्मॉल बनाया है। ठीक है, बट वेयर एज अगर हम एक्चुअल स्ट्रिंग की बात करें उसमें तो कैपिटल है, तो अगर वहां पर कैपिटल है और यहाँ पर स्मॉल है तो क्या ये सेम है, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं, ये मैच नहीं कर रहा है। मैच करने के केस में हमें हर चीज देखनी है, कैरेक्टर्स भी और केस भी, तो यहाँ पर केस डिफरेंट है इसलिए ये मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में हमें आंसर मिलता है नल। ओके, सो इस चीज को हमें क्योंकि आउटपुट में देखना था इसलिए हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन की है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है टू अपर केस। इसकी हेल्प से हम गिवन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले स्ट्रिंग का नेम लिखना है डॉट टू अपर केस, इस तरह से लिखना है। सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमने पूरा तो कैपिटल में नहीं लिखा था, बस एच और डब्ल्यू कैपिटल में थे, बट ये मेथड यूज करने के बाद हमें सारे लेटर्स यहाँ पर कैपिटल में दिख जाएंगे। देन टू लोअर केस, इसकी हेल्प से हम पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एच और डब्ल्यू कैपिटल में थे बट ये भी अब स्मॉल में हो गए हैं, सो पूरी स्ट्रिंग हमारे को यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में मतलब लोअर केस में दिख रही है। ओके, देन नेक्स्ट इज कनकैट मेथड। कनकैट का मतलब होता है कंकैटिनेशन करना, मींस ज्वाइन करना। सो अगर हमें गिवन स्ट्रिंग के एंड में कोई और स्ट्रिंग ज्वाइन करनी है तो हम कनकैट मेथड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हेलो वर्ल्ड के आगे जावा ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हमने लिखा है टेक्स्ट डॉट कनकैट, फिर आपको पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में वो वैल्यू लिखनी होगी जो आपको इसके आगे लिखनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक स्पेस प्रिंट करना है, तो वही हमने स्पेस दिया है और फिर जावा लिखा है, तो यही चीज हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगी, हेलो वर्ल्ड स्पेस है और फिर जावा। ठीक है, तो जो चीज हम यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे वो इसके बाद ज्वाइन हो जाएगी। ओके, देन ये भी हो सकता है कि हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पर ज्वाइन करनी है, तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स के लिए आप सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाकर डिफरेंट स्ट्रिंग्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। टू जावा कॉमा स्क्रिप्ट, इस तरह से हमने तीन स्ट्रिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो तीनों यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट और इसमें हमने कोई स्पेस यूज नहीं किया था इसलिए ये हमें एक साथ लिखा हुआ मिला है, वेयर एज यहाँ पर हमने स्पेस यूज किया है, सो इसलिए यहाँ पर हमें स्पेस दिख रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ट्रिम। ट्रिम का मतलब है ये वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कुछ इस तरह का एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है जहां पर शुरू में भी वाइट स्पेस है, मतलब ब्लैंक स्पेस है, और यहाँ पर भी ब्लैंक स्पेस है। सो अगर हमने इस पर ट्रिम मेथड अप्लाई किया है टेक्स्ट डॉट ट्रिम इस तरह से, सो यहाँ पर जो भी वाइट स्पेस था, ब्लैंक स्पेस था, वो रिमूव हो जाएगा दोनों साइड से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कैरेट मेथड। यहाँ पर हमें अगर देखना है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है तब हम ये मेथड यूज करते हैं। सो अगर हमने लिखा है टेक्स्ट डॉट कैर एट, सो इसमें हम जो भी इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे उस इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। सो हमने देखा है 6, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 पर यहाँ पर स्पेस है, फिर डब्लू ये है 6 पर, तो ये हमें आंसर में दिख गया है। ओके, सो इस तरह से कैर एट की हेल्प से हम वो कैरेक्टर देख सकते हैं जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरेज इन जावास्क्रिप्ट। सो एरेज हम तब यूज करते हैं जब हमें सेम डेटा टाइप के लिए मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। मींस अभी तक हम वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे थे, वेरिएबल में हमने एक टाइम पर एक ही वैल्यू स्टोर की है, राइट, बट अगर हमें सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसके लिए हम एरे को यूज कर सकते हैं। सो जो भी डेटा टाइप होगा, सपोज करते हैं कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज रखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक ही एरे
क्रिएट कर सकते हैं। एंड एरेज जीरो इंडेक्स्ड होते हैं, मतलब हम इनका इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है 12, 25, 46, 7, ठीक है। अब जब हमसे इंडेक्स पूछा जाएगा तो हम किस तरह से बताएंगे, क्योंकि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। सो ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है और ये थ्री पर है, ठीक है। ये क्या है, ये इंडेक्स है। ओके, क्योंकि हम इंडेक्स के बारे में इसलिए सीख रहे हैं कि जब भी हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हमें इंडेक्स का ही यूज करना होगा। ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट एन एरे। सो हम दो तरह से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है एरे लिटरल को यूज करते हुए। सबसे पहले हमें यहाँ पर वेरिएबल यूज करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल नेम रखना है। देन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें एक एरे मिल गया है। क्रिएटिंग एरे यूजिंग न्यू कीवर्ड। सो हम एरे के साथ न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और इस तरह से भी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। इसमें हमने जो वैल्यू असाइन की है यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने लिखा है न्यू एरे और फिर पैरेंथेसिस में आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो यहाँ पर हम ये दोनों ही मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम यहाँ पर सिंपली जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही लिखेंगे। बस यहाँ पर जब हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड है इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखनी होगी। वेयर एज अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो यहाँ पर पहले आपको लिखना होगा न्यू एरे और फिर पैरेंथेसिस में वो सभी वैल्यूज देनी होंगी। ओके, सो इस तरह से ये दो वेज हैं जिससे हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं एंड इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। सो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम जीरो इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन अगर हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो लास्ट एलिमेंट क्या होता है, तो लास्ट एलिमेंट होता है जो भी एरे की लेंथ है उसमें से वन माइनस कर देंगे। अब देखिए लेंथ क्या होता है, लेंथ इंडेक्स नहीं है, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है वेयर एज लेंथ हमें बताती है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो इसलिए हम लेंथ को 1 2 3 इस तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। वेयर एज जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो जो लेंथ है मतलब सपोज करते हैं कि हमारे पास लेंथ है एल, ठीक है। तो अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये जीरो से लेकर L-1 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लेंथ को तो 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं वेयर एज इंडेक्स को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसे एक पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वन से एक पहले, जीरो से स्टार्ट करें इसलिए हम L-1 तक इंडेक्स रखते हैं, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, जो भी एरे की लेंथ है एरे डॉट लेंथ की हेल्प से उसकी लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं, -1। नाउ हेयर इज एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया है। सो हमने लिखा है वेर, देन यहाँ पर एरे का नेम लिखेंगे। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और जब हम ये मेथड यूज करते हैं तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू लिख देंगे। सो हमने वैल्यूज दी हैं 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब उसका इंडेक्स होगा जीरो, ठीक है। जब भी हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसका इंडेक्स ही यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट भले ही है बट उसका इंडेक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सबसे पहले एरे का नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स। सो इसकी हेल्प से हम उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको आउटपुट स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 10, ठीक है। इसके बाद अगर हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमने अभी डिस्कस किया था कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा, मतलब उसका इंडेक्स क्या होगा, जो एरे की लेंथ है उसमें से वन माइनस कर देंगे। और एरे की लेंथ को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे नेम डॉट लेंथ। सो एरे नेम है माई एरे, सो हम लिखेंगे माई एरे डॉट लेंथ। सो इसकी लेंथ में से वन माइनस हो जाएगा, वही यहाँ पर हमें इंडेक्स में रखना है इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस वैल्यू को रखा है, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एरे एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंडेक्स बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें थर्ड एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर अगर ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकेंड एलिमेंट और ये है थर्ड एलिमेंट, ठीक है।
तो हम इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। ठीक है, तो जो थर्ड एलिमेंट है उसके लिए 2 इंडेक्स होगा। सो हमें यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करना होगा इसको मॉडिफाई करने के लिए? सबसे पहले एरे नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडेक्स लिखेंगे, देन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू वैल्यू। तो जो इस इंडेक्स पर एलिमेंट है उसको ये न्यू वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो मॉडिफाई हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमें लेंथ एक्सेस करनी है। सो लेंथ के लिए हम लिखते हैं एरे नेम, यहाँ पर है एरे नेम माई एरे, सो वी विल राइट माई एरे डॉट लेंथ। इसकी हेल्प से हमें लेंथ मिल जाएगी एंड लेंथ इज 5। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। सो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, सो हमें लेंथ मिलेगी 5। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एरे मेथड्स। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे डिफाइन करेंगे। एरे का नेम है कलर्स और इसमें वैल्यूज हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले मेथड्स पढ़ेंगे टू स्ट्रिंग। सो टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से हम गिवन एरे की सभी वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और इन सभी के बीच में कॉमा लग जाएगा। सो यहाँ पर अगर हमने लिखा है कलर्स, कलर्स क्या है? यहाँ पर एरे का नेम है कलर्स डॉट टू स्ट्रिंग। सो इसकी हेल्प से हमारे पास ये जो वैल्यूज थी ये सभी अब हमें स्ट्रिंग की तरह कॉमा लगाकर शो की जाएंगी। देन पॉप, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। सो अगर हमने लिखा है कलर्स डॉट पॉप, सो यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट था येलो, सो इसको रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी एरे एज इट इज रहेगा। देन पुश, अगर हमें यहाँ पर एक और न्यू एलिमेंट ऐड करना है एंड में, तब हम यूज करते हैं पुश और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में उस वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं जो न्यू वैल्यू ऐड की जाएगी। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इसके बाद हम वैल्यू ऐड कर देंगे पर्पल। सो ये पुश की हेल्प से ऐड कर दी जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज शिफ्ट मेथड। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या था? रेड। सो हमें यहाँ पर रेड हटाना है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं अब उनका इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा। सो ये लोअर इंडेक्स पर आ जाएंगे और जो पहला एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। देन अनशिफ्ट। सो अनशिफ्ट के केस में हम सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पर एक न्यू एलिमेंट ऐड कर देते हैं बिगनिंग में और बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं एग्जिस्टिंग वो शिफ्ट हो जाते हैं आगे। सो यहाँ पर हमने ऑरेंज ऐड किया है तो ये आपको पैरेंथेसिस में मेंशन करना होगा जब आप ये मेथड यूज कर रहे हैं। कलर्स डॉट अनशिफ्ट, फिर पैरेंथेसिस में मेंशन करना है ऑरेंज। सो ये बिगनिंग में ऐड हो जाएगा और फिर जो बाकी एलिमेंट्स थे वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जॉइन। ये सभी एरे एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग की तरह जॉइन कर देता है। सो हमने यहाँ पर लिखा है जॉइन और फिर पैरेंथेसिस में ये सिंबल है। सो इसकी हेल्प से ये सभी एक ही स्ट्रिंग में जॉइन हो गए हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कनकैट। इसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग एरे को इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो पहले से मतलब ये कौन सा एरे है? ये है कलर्स, इसमें वैल्यू है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक और एरे बनाया है मोर कलर्स, ये भी पहले से बना हुआ है और इसमें वैल्यूज है सियान और मेजेंटा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कलर्स डॉट कनकैट। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज नहीं लिखनी, हमें सिंपली लिखना है जो एरे का नेम है। ठीक है, सो एरे का नेम है मोर कलर्स, सो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर जब हम इस सेमी कॉलन लगाएंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये तो था हमारा एग्जिस्टिंग एरे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये तो पहले से था। और इसके आगे कनकैट मतलब ज्वाइन कर दिया है एक न्यू एरे जिसमें ये वैल्यूज है। सो ये दो न्यू वैल्यूज हमें यहाँ पर शो की गई हैं। ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज स्लाइस। सो जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था वैसे ही है यहाँ पर भी। अगर हमने लिखा है 1,3 तो हमें इंडेक्स के हिसाब से देखना है। ठीक है, अब इंडेक्स के हिसाब से देखो, यहाँ पर ये है 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और जब हम स्लाइस यूज करते हैं, हमने लिखा है 1,3, तो यहाँ पर जो स्टार्ट इंडेक्स है वो उससे लेकर और जो एंड इंडेक्स है उसको काउंट नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों हमें शो हो जाएंगे, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, सो यहाँ पर वही हमें रिजल्ट में मिला है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर जो है उसे इसलिए काउंट नहीं किया गया क्योंकि हम यहाँ पर एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्स मेथड। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग एरे एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स करना है। सो पहले था रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और अब है येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है,
देन नेक्स्ट मेथड इज सॉर्ट। इसकी हेल्प से हम गिवन एरे की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, एंड क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो वो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। जब हम अप्लाई करेंगे कलर्स डॉट सॉर्ट, यहाँ पर अप्लाई किया है। इसमें जो वैल्यूज हैं, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें तो इस तरह से थी, रेड ग्रीन ब्लू येलो, बट अब क्योंकि हमने सॉर्ट मेथड अप्लाई कर दिया है तो अब हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रही हैं, ब्लू ग्रीन रेड येलो। ओके। नाउ हेयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। जब हम पॉप मेथड की बात कर रहे हैं तो हमने डिस्कस किया कि पॉप मेथड की हेल्प से हम लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं, राइट। बट जब आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आपने लिखा फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए। अब इसके बाद जब आप फ्रूट्स सिर्फ इस एरे को देखेंगे तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, मतलब यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। बट ये तो हमने किस चीज की वैल्यू देखी, एरे की वैल्यू देखी, ठीक है। बट ये जो हमने स्टेटमेंट यूज की थी इसकी वैल्यू क्या है? जब आप ये स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इसकी रिटर्न वैल्यू आपको मिलती है पॉप्ड एलिमेंट, मींस जो एलिमेंट रिमूव किया गया है आपको वो एलिमेंट आंसर में मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये पॉप मेथड यूज करते हैं एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है इसका आंसर आपको रिटर्न में क्या मिलता है, पॉप्ड वैल्यू, मतलब जो एलिमेंट रिमूव किया गया है आपको आंसर में वो मिलता है, ठीक है। जब इसके बाद आप एरे को देखेंगे तब जाकर आपको ऐसा एरे मिलेगा जिसमें लास्ट एलिमेंट रिमूव्ड होगा। ओके। नाउ द नेक्स्ट वन है शिफ्ट मेथड। शिफ्ट मेथड क्या करता है, फर्स्ट एरे को रिमूव कर दे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को तो रिमूव किया जाएगा, बट जब हम एक्चुअली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट, तो एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का आंसर हमें क्या मिलेगा, इस स्टेटमेंट का आंसर हमें मिलेगा जो एलिमेंट रिमूव किया गया है वो एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न में मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जब हम ये एरे देखेंगे तब जाकर हमें इस तरह का एरे दिखाई देगा जहां पर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पॉप मेथड में देखा था कि जो रिमूव्ड एलिमेंट है वो हमें रिटर्न में मिलता है, वैसे ही शिफ्ट मेथड में भी हमें रिमूव्ड एलिमेंट मिलता है रिटर्न में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज पुश मेथड। हमने डिस्कस किया था पुश मेथड की हेल्प से हम एक न्यू एलिमेंट एंड में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्चुअल एरे है, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले तो हम इस एरे की वैल्यूज को देखना चाहते हैं। जब हम इस एरे की वैल्यूज को देखेंगे तो यही वैल्यूज हमें एज इट इज शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर पुश मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इसके केस में हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होगी, ठीक है। हमने वैल्यू दी है निताशा। अब इस स्टेटमेंट का एग्जैक्टली आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जब आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस केस में आपको रिटर्न में मिलती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं आपको ये चीज मिलेगी। बेसिकली आपको यहाँ पर न्यू लेंथ मिलती है, ठीक है। न्यू लेंथ हमें यहाँ पर 5 प्रिंट होकर मिल गई है। अब यहाँ पर 5 क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने ये वैल्यू इस एरे में ऐड की है तो क्योंकि 4 वैल्यूज तो पहले से ही थी और ये वैल्यू ऐड होने के बाद लेंथ हो गई है 5। यहाँ पर पुश मेथड हमें रिटर्न में क्या देता है, न्यू लेंथ देता है, ठीक है। वेयर एज अगर आप इसके इस स्टेटमेंट को अप्लाई करने के बाद दोबारा से इस एरे को यहाँ पर देखेंगे आउटपुट में, तो अब आपको ये एरे इस तरह से शो होगा, ठीक है, जहां पर न्यू एलिमेंट ऐड हो गया है, ठीक है। जब हम पुश मेथड अप्लाई करते हैं तो इसके रिटर्न में हमें क्या मिलता है, न्यू लेंथ। ओके। नाउ द अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड के केस में क्या होता है कि हम एक न्यू एलिमेंट शुरू में ऐड करते हैं बिगनिंग में, राइट। अगर हम अनशिफ्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट का हमें क्या आंसर मिलेगा, जो न्यू लेंथ है वो आंसर में मिलेगी। जैसे हमने अभी पुश मेथड में देखा था, पुश मेथड में क्या हो रहा था, जब हमने न्यू वैल्यू लास्ट में ऐड की है तब जो न्यू इंडेक्स है वो हमें रिटर्न में मिलता है। वैसे ही अनशिफ्ट मेथड में शुरू में एलिमेंट ऐड किया जाएगा और इस मेथड का जो इस स्टेटमेंट का हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी, आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, न्यू लेंथ, ठीक है। अगर हमने ये वैल्यू शुरू में ऐड की है तो हमें एक्चुअली क्या न्यू लेंथ मिल रही है, 5, क्योंकि पहले लेंथ थी 4, ठीक है। इसको शुरू में ऐड करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, लेंथ। और फिर जब हम ये एरे दोबारा देखेंगे तो अब हमें ये न्यू एरे दिखाई देगा जहां पर ये वैल्यू शुरू में एडेड है। ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैथ मेथड्स।
So here we are going to discuss some mathematical operations and यहाँ पर हम मैथ ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स यूज करने वाले हैं. सो इसको किस तरह से लिखते हैं, मैथ डॉट और फिर मेथड का नेम, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा. ओके, तो सबसे पहले है राउंड मेथड. इसकी हेल्प से हम वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट इंटीजर तक. सो फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू गिवन है 5.5, तो इसकी जगह कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसमें 0.5 या 0.5 से ज्यादा कोई वैल्यू गिवन है, लाइक हो सकता है यहाँ पर लिखा हो 6.7, ठीक है, तो ये 6.5 से ज्यादा है, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर जैसे x वैल्यू है तो अगर वो x.5 या x.5 से ज्यादा है तो उस केस में आपको आंसर देना है x+1, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर थी 5, तो 5+1 यहाँ पर आएगा 6, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0.5 या उससे ज्यादा है, ठीक है. वेयर एज अगर दूसरा केस है, मतलब 0.5 नहीं है, उससे कम है, तो उस केस में आपको x ही रिटर्न करना है. सो यहाँ पर 5.49 या फिर इससे कोई भी कम वैल्यू होगी तो उस केस में हमें आंसर मिलेगा 5, मतलब जो x है वही हमें आंसर में मिलेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज सील मेथड. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें गिवन नंबर, जो भी हमें वैल्यू गिवन है, इसके ग्रेटर इंटीजर या फिर इसके बराबर नंबर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यू गिवन है लाइक 5.1 या 5.9, तो इस तरह के केस में हम जो नेक्स्ट इंटीजर, इससे जो बड़ा इंटीजर है वो रिटर्न करेंगे, ठीक है. ये डेसिमल वैल्यू है, हम रिटर्न क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 6, ठीक है. वेयर एज अगर हमें यहाँ पर एक सिंपल इंटीजर ही गिवन होगा तो यहाँ पर तो कोई डेसिमल नहीं है, तो इस केस में आपको यही नंबर रिटर्न में मिलेगा, ठीक है. सो अगर सिंपली इंटीजर गिवन है तब आपको वही इंटीजर मिलता है, वेयर एज अगर कोई डेसिमल वैल्यू गिवन है तो उस केस में जो उसके नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर है वो आपको आंसर में मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट इज फ्लोर. ये बिल्कुल सील का अपोजिट है. सो यहाँ पर हमें स्मॉलर इंटीजर रिटर्न करना है. मीन्स यहाँ पर जब हमने वैल्यू दी है 5.1, तो अब 5.1 से जो कम इंटीजर है, इससे जो स्मॉलर इंटीजर है वो लिखना है. तो इससे स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, 5. इसी की तरह 5.9, इससे कम इंटीजर कौन सा है, 5. तो इस तरह से यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होगी उससे जो स्मॉलर इंटीजर है वो यहाँ पर जनरेट होगा. देन नेक्स्ट मेथड इज फॉर पार. इसके लिए हम लिखते हैं POW. फिर ब्रैकेट में हमें दो वैल्यूज देनी है, x कॉमा वाई. तो जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू दी है 2,3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 raised to the power 3, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होता है, 8 होता है. और पार कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको गिवन है 2 raised to the power 3, इसका मतलब है आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है. तो इसका आंसर हमें मिलेगा 8. नाउ द नेक्स्ट वन, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के लिए हम लिखते हैं SQRT और फिर ब्रैकेट में वो वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. तो हमें यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, ये होगा 4. इसके बाद मिन फंक्शन, ये मिन मेथड ये हम तब यूज करते हैं जब हमें गिवन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे कम वैल्यू है वो जनरेट करनी है. सो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है और वो सबसे कम है तो वही रिटर्न में मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल इन सभी नंबर्स में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है जो नेगेटिव में है, -2. सो यहाँ पर हमें मिलेगा -2. देन मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज किया जाएगा गिवन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी. सो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है 8. देन द लास्ट मेथड इज रैंडम मेथड. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें 0 एंड 1 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर चाहिए. और क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो इसके बीच में अगर कोई नंबर मिल रहा है तो वो कैसी वैल्यू होगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमें कोई भी रैंडम नंबर मिलता है, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं. ओके, सो जब हम रैंडम मेथड यूज करेंगे तो हमें रैंडम नंबर मिलेगा, ठीक है. और यहाँ पर 0 इंक्लूसिव होता है, वेयर एज 1 इंक्लूडेड नहीं होता है, ये एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इवेंट्स. सो इवेंट्स का मतलब है जब भी यूजर कोई इवेंट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया है तो उस एलिमेंट के क्लिक करने पर हमें एग्जैक्टली क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वही चीज हम स्पेसिफाई करते हैं इवेंट हैंडलर की हेल्प से, ठीक है. सो देखिए सबसे पहले इस प्रोसेस को हम इवेंट हैंडलिंग कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कौन सी इवेंट पर कौन सा एक्शन होगा ये चीज स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है. सो इवेंट हैंडलर में बेसिकली हम फंक्शन बनाते हैं जिसे कॉल किया जाएगा जब ये इवेंट होगा, ठीक है. तो जैसे हमने माउस पर क्लिक किया तो जो इवेंट हैंडलर है, कौन सा इवेंट हैंडलर, ऑन क्लिक, ये ट्रिगर हो जाएगा, तो मतलब इसको कॉल किया जाएगा, तो जो भी इसके स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है.
इसी तरह से यहाँ पर और भी इवेंट्स हैं, हम इन सभी को एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले इनका यूज समझ लेते हैं। सो चेंज इवेंट के करस्पॉन्डिंग है ऑन चेंज इवेंट हैंडलर, मतलब जब हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करते हैं। देन क्लिक, जब हम किसी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं। देन माउस ओवर, यहाँ पर सिंपली हमें माउस पॉइंटर मतलब जो कर्सर है वो उस एलिमेंट के ऊपर लेकर जाना है, क्लिक नहीं करना है, सिंपली लेकर जाना है। देन माउस आउट, मतलब जब हम माउस पॉइंटर को उस एलिमेंट से हटा देते हैं। देन की डाउन, मतलब जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं और रिलीज कर देते हैं। देन लोड, मतलब जब पूरा पेज लोड हो जाता है ब्राउजर पर उसके बाद। सो यहाँ पर ये हमें डिफरेंट इवेंट्स बताए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट हैंडलर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इन सभी को एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमने HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया है, HTML टैग लिखा है, फिर हेड टैग, फिर इसके अंदर हमने टाइटल मेंशन किया है। देन टाइटल टैग क्लोज यहाँ पर किया है, फिर यहाँ पर क्लोजिंग हेड टैग लिखा है। अब यहाँ पर फाइनली जब हमें बॉडी स्टार्ट करनी है, तो इसमें क्योंकि हम ऑन लोड भी यूज कर रहे हैं, तो ऑन लोड में हमें स्पेसिफाई करना होगा कि जब ये एक्शन हो रहा है तब हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हमने ये तो बता दिया है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कॉल किया जाएगा, बट ये फंक्शन है कहाँ? तो ये चीज हम डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट में, ठीक है। जहां पर हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट की है यहीं पर हम ये फंक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन लिखने का सिंटेक्स होता है वही हमें यहाँ पर फॉलो करना है। फंक्शन, देन उसका नेम, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट में वो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स शो करना है जिसमें लिखा होना चाहिए पेज लोडेड, ठीक है, इसलिए हमने लिखा है ये स्टेटमेंट। अब देखिए जब पेज लोड हो जाएगा तो इस तरह का ये अलर्ट बॉक्स हमें शो हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेज लोडेड, ठीक है। जब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो पेज लोड हुआ था वो हमें एज इट इज शो हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमने हेडिंग टैग्स का यूज किया है क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग्स को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले H1 जो मतलब बड़ी हेडिंग होती है उसमें हमें प्रिंट करना है जावा स्क्रिप्ट HTML इवेंट्स। यहाँ पर आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर लिखा है जावा स्क्रिप्ट HTML इवेंट्स। फिर इसके नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर द ऑन क्लिक एट्रीब्यूट, ये थोड़ा स्मॉल दिखाना है बट ये भी हेडिंग ही है। तो यहाँ पर हम H1 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे H2। इसमें हमने लिखा है द ऑन क्लिक इवेंट। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि जब इस बटन पर क्लिक किया जाएगा तो ये शो टाइम फंक्शन इसको कॉल किया जाएगा। तो जो भी टाइम होगा, ये हमारा बटन है जिस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो शो टाइम फंक्शन जिसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर जो डेट फंक्शन है हमें इसे कॉल करना है। तो जब हमने इस बटन पर क्लिक किया है तो हमें यहाँ पर डेट एंड टाइम शो हो गया है। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर सभी इवेंट के लिए हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पर हम कौन से इवेंट हैंडलर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन डिफाइन करना होगा कि इस फंक्शन के होने पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने ऑन चेंज एट्रीब्यूट के लिए ये हेडिंग लिखी है, ठीक है। फिर यहाँ पर टाइप समथिंग, ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं तब तक जब तक यूजर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और जैसे ही यूजर ने वैल्यू दी है माय मैसेज, तो अब जब ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर हमें इस तरह का बॉक्स शो होगा जहां पर ये वैल्यू लिखी है माय मैसेज। और ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है फंक्शन में कि जब ये वैल्यू दी जाएगी तो इस तरह का इवेंट होगा, ठीक है, एक्शन होगा। देन ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट, ये हम तब यूज करते हैं जब माउस इसके ऊपर लिए जाया जाएगा, मतलब कर्सर इसके ऊपर आएगा। जब इसके ऊपर माउस आएगा तो हमें इस तरह का शो हो जाएगा माउस ओवर इवेंट ट्रिगर। देन ऑन माउस आउट, मतलब जब यहाँ से कर्सर को रिमूव करेंगे तब हमें शो होगा माउस आउट इवेंट ट्रिगर, ठीक है। इसके बाद ऑन की डाउन एट्रीब्यूट, यहाँ पर अगर हमने कोई भी की प्रेस की है, कोई भी की प्रेस की और फिर रिलीज कर दी, तो फिर हमें शो होगा की डाउन इवेंट ट्रिगर, ठीक है। ये सभी हमने फंक्शन में स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कोई भी इवेंट करते हैं, आपने की प्रेस की या फिर आप वहां पर माउस ले गए या फिर वहां पर आपने क्लिक किया, ये सभी इवेंट है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग इवेंट हैंडलर क्या करने वाला है, ये चीज हम फंक्शन के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन हमने लिखा, जैसे यहाँ पर हमने शो टाइम फंक्शन लिखा था, क्यों? ताकि हम बता पाए कि किस तरह से हमें इस बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर टाइम शो करना होगा, ठीक है। तो वो हमने इवेंट के करस्पॉन्डिंग क्या एक्शन होना चाहिए ये चीज हमने स्पेसिफाई की, ठीक है। इस तरह से हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं।
ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 2 जावास्क्रिप्ट एंड इसी के साथ हमारा ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट होता है. विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एवरीवन.